दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे, ये जो चैनल है मित्रों, आपका ही चैनल है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये मेरे 100 प्रश्न आज कैसे लगे आपको। ये ठीक है, 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर 1 है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रश्न ही आपकी परीक्षा में बनेंगे। और इस प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से देखिए। जो हमारे मॉक लिए हैं या जो हमारे और मित्र हैं ग्रुप में, वो इनको ये पीडीएफ जरूर भेज दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट लपेट लगता है पर भेज दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि हंस जवाहिर रचयिता का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा 3 नंबर कासिम शाह। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पर कालानुक्रमानुसार निम्न भाषाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि संस्कृत पहले आती है, फिर उसके बाद पाली आती है, फिर प्राकृत। तो यहाँ देख रहे हैं कि सी नंबर एक ही जगह पर है। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, संस्कृत पाली प्राकृत फिर अपभ्रंश, तो हमारा 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है फिर से। प्रश्न है कि प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, कौन रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कूट में दिया गया है। ठीक है, कूट में दिया गया है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं कि ए सी है कि ए टी की ए बी की बी सी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं, तो आप जानते हैं कि चंद्र बरदाई आते हैं और पृथ्वीराज राठौर आते हैं। तो ए और डी हम देख लेते हैं कहाँ पर है, 2 नंबर पर। तो हमारा ये 2 नंबर करेक्ट उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न आता है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम बताना है। तो राम प्रसाद निरंजनी करेक्ट आंसर है हमारा। आगे आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न फिर आता है, हमारे स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतीय युग से संबंधित नहीं है। बंगतूत, प्रताप, तत्वबोधिनी या ब्राह्मण। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर 5 नंबर का है, प्रताप पत्रिका जो है वो भारतीय युग से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे जब फिर चलते हैं हम, तो आलाखंड के रचयिता का सभी जानते हैं कि कौन है, जगनिक माने गए हैं। फिर यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हम ध्यान से इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा सेट नंबर 1 है। ऐसे ही 5 सेट में 100 प्रश्नों का लाऊंगी। ठीक है, 100 प्रश्नों का 5 लाऊंगी, यानी 500 प्रश्न आप कर लेंगे तो भी आप 1000 जो 100 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, उसके लिए आप बहुत अच्छा तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ मेरे यदि मॉक लगा लेते हैं तो भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सही तथ्य कौन से हैं कि उन्होंने अपने ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही है, या फिर उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक पद दिया है, या फिर इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया है, या फिर इन्होंने अपने ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा आचार्य शुक्ल के बारे में सही कथन है, कौन कौन सा है। तो बंधु मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है केवल। ठीक है, यहाँ पर केवल ए और बी हमारा सही है। ठीक है, 7 का ए और बी हमारा सही है। अब आप यहाँ देख लीजिएगा, ए बी हमारा सही है। ठीक है, ए बी हमारा यहाँ पर ये हमारा सही उत्तर है। अब जब आगे चलते हैं, अगला 8वां नंबर प्रश्न फिर आता है हमारे स्क्रीन पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है, वो सॉरी माफ कीजिएगा, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन से हैं, ये हमें पढ़ना है। तो जो द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं वो माधवाचार्य हैं। अगला आता है कि चाम मास वाके नहीं नेक हाड़ मास के वाके छेद मोही अचंभु आवत ऐसे वामे जीव बचत है कैसे बसत है कैसे। खुसरो द्वारा कथित उपयुक्त पहेली आध्यात्मिक है क्योंकि इसमें लोहे से बने पिंजड़े में छेद है। मनुष्य के शरीर की पिंजड़े की तुलना की गई है। मनुष्य के शरीर की पिंजड़े से तुलना की गई है, या फिर मनुष्य के शरीर में रहने वाली जीवात्मा को जीव कहा गया है, या फिर लोहे के पिंजड़े में खाल या मांस नहीं है। अब यहाँ पर देखो विकल्प में दिया गया, जैसे कि एनटीए प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 9 नंबर का निकल कर आता है वो 3 नंबर निकल कर आता है। बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी सही है। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना अच्छे से। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न है कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के विषय में सही तथ्य बताना है आपको। यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है, या यह जैन साहित्य परंपरा रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो 10 नंबर का हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ए नंबर तो बिल्कुल यह एक वीर गाथात्मक काव्य है, ये बात सही है।
फिर ये भी पता है कि यह हिंदी साहित्य हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। ठीक है, तो ये भी सही है कि इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है ना। अब आपको दो ही चयन करना है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अब आपके पास देख रहे हैं ये तो बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल नहीं होगा, तो आप जहाँ पर डी है तो वहाँ काट दीजिए, यहाँ भी डी है इसको काटें, यहाँ भी डी है इसको काटें। ठीक है, अब मैं बता दूं कि यहाँ पर दो ही विकल्प का चयन करना है। भले ये बात सही है कि हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, पर उससे भी बढ़कर सही है कि ठीक है, उससे बढ़कर सही ये है कि ये इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है, तो ए सी हमारा सही होगा, 2 नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के कवि क्या कहलाई। तो जो निर्गुण काव्य धारा के कवि कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं। एक तो आते हैं, आप जानते हैं कौन से निर्गुण धारा के कवि जो आते हैं वो कहलाते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, वो कहलाते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, सी नंबर, और वो कहलाते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि आते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के काव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ए और सी सही है, वो सी डी सही है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा सी और डी सही है। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पिया मेरो जागे में कैसे सोई री, पाठ सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री, सास सयानी ननद पुरानी, उन डरी पिया सार न जानी, दादस ऊपर सेज बिछानी, चढ़ न सको मारी लाला जानी री। कबीर द्वारा उपयुक्त पद परमात्मा से मिलने के लिए बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सांसारिक रिश्ते सास व ननद हैं, या माया और मोह रूपी सास व ननद हैं, या फिर काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार रूपी 5 सहेलियां हैं, या फिर कॉलेज में साथ पढ़ने वाली 5 सहेलियां हैं। अब यहाँ पर आपको कोर्ट में उत्तर दिया गया है तो 12 नंबर का हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न ही आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। तो यहाँ पर 2 नंबर हमारा सही आएगा बंधु। ठीक है, 12 का 2 नंबर सही आएगा, बी और सी की माया और मोह रूपी सास व ननद है, वह काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार रूपी 5 सहेलियां हैं, तो बी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि तुलसी जी की भक्ति का प्रकार बताना है। तो सभी जानते हैं तुलसी जी की भक्ति किस भाव की है ना, दास्य भाव की थी। रीत काल के कवि नहीं है तो बताना है घनानंद बोधा भूषण या इनमें से कोई नहीं। तो रीत काल के कवि नहीं है, कौन से नहीं है आप सभी जानते हैं। 14 नंबर का जो करेक्ट हमारा निकल कर आएगा ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, प्रश्न ही गड़बड़ है मेरे ख्याल से। अब आप जानते हैं कि भूषण और घनानंद बोधा ये सभी रीतिकाल के ही कवि आते हैं। ठीक है, भूषण जी का शिवराज भूषण आता है। मेरे ख्याल से रीत मुक्त लिखना था, तो इसको कट करते हैं इस प्रश्न को, ये इस प्रश्न में डाउट है। ठीक है, इस प्रश्न में डाउट है। अभी हम देख रहे हैं कि गलत टाइप ही हुआ है, मधुमालती से संबंधित कौन से तथ्य नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 15 नंबर का, किसने प्रेम कथा द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। इसका नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती है, इसका नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती है, और इसमें प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है, ठीक है, 15 नंबर का। तो 15 नंबर का बंधु हमारा 3 नंबर करेक्ट है, सी और डी। ठीक है, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कबीर जी द्वारा रचित पंक्तियां कौन सी हैं। अब पछताई होत क्या, अब टिटुरिया चुग गए खेत, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई, जो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी। ठीक है, अब जानते हैं कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी ये तो जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कबीरदास की, है ना। अब आप जानते हैं कबीरदास की रचना हमें देखनी है। ठीक, कबीरदास की रचना हमें देखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, 16 नंबर का करेक्ट आंसर निकल कर आता है कौन सा। ठीक है, 1 नंबर हमारा करेक्ट होगा, ए और सी सही होगा। ठीक है, अब पछताए होत क्या, जब टूटिया चुग गए खेत। और अरे यार क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जाओ भागो, हाँ जाओ रख दो, पापा के पास चल जाओ, दादी जाओ ले लो, दादी से ले लो, जाओ दिखा दो, गंदी बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ ए और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर बाद में चॉकलेट लाऊंगी ना पापा के लिए, पापा दिखा देना, बोला मम्मा बोली है कि एक छोड़ दी दो। अरे यार क्या गंदी बात लगा रखी हो, माफ़ कीजिएगा, बिटिया परेशान करती है इस समय पे। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाती क्योंकि बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वो यूनिफॉर्म पहन नहीं पाती है, 2 मिनट पहनेगी उतार देगी।
ठीक है, बहरहाल हम इस प्रश्न पे थे, तो ये हमारा 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बंधु, 1 नंबर निकल कर आता है, ए और सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है कि अष्टयाम की रचना किसने की है, तो सभी जानते हैं नाभादास ने की है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया, तो यहाँ पर 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है, क्योंकि इसमें गोपियों की वचन वक्रता का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें राम कथा से संबंधित पद हैं। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है, या उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से इसमें निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया गया है। तो ध्यान से आपने इसको PDF को देखा होगा, उम्मीद करती हूँ प्रश्न को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकाग्रचित्त होकर के। यहाँ पर जो 19 का करेक्ट आंसर आएगा हमारा, वो 4 नंबर ए और डी हमारा सही कथन होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी PDF आपके पास पहुँच जाएगा हमारे ग्रुप में जो मित्र हमारे साथ अध्यापन कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना है कि भारतीय युग के कवियों ने जनमानस में देश प्रेम की अलख ज्योति जगाई, और दूसरा है कि देश अंग्रेजी दास्ता का दंश झेल रहा था। उपरोक्त कथन के आधार पर दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 20 का करेक्ट आंसर आएगा बंधु, वो करेक्ट आंसर है हमारा 1 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं। अगला आता है कि निम्नलिखित संस्थाओं को अनुक्रमित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर सही अनुक्रम बताना है। ऐसे प्रश्न बताओ मेरे ये 5 सेट जो है ना, यहाँ से इस 5 सेट को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो परीक्षा में बहुत अच्छा आपका अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थाओं को अनुक्रमित करना कि पहले कौन आता है फिर कौन आता है, तो 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर हमारा वो 2 नंबर करेक्ट है। आप जानते हैं कि पहले ब्रह्म समाज आता है, फिर आर्य समाज आता है, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी है, फिर इसके बाद रामकृष्ण परमहंस आता है। ठीक है, जिसके प्रवर्तक या फिर कहें जिसके प्रवर्तक कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद हैं। तो हमारा यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला है 252 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम बताना है, तो 22 का करेक्ट आंसर हमारा 1 नंबर है, गोकुलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, राजा भोट का सपना, प्रेम सागर, योग वशिष्ठ, रानी केत की कहानी। यदि 1 2 भी आप अच्छा मिला लेते हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल कर पाएंगे। आप जानते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की है, सी का 2 नंबर पे, और प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है ना। अब ये भी आप जानते हैं, यहाँ पर हमारा जो बताऊँ करेक्ट आंसर निकल कर आएगा लल्लू लाल इंसान लखा, हाँ, रानी केत की कहानी, और राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है बंधु, करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है बंधु यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर इसलिए निकल कर आएगा क्योंकि हम देख लेते हैं कि जो 3 नंबर ऑप्शन कहीं पर नहीं है, और राजा भोज का सपना जा रहा है यहाँ पर शिव प्रसाद सितारे हिंद पर, तो 3 नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखते हैं, राम भक्ति धारा की सुस्पष्ट शुरुआत किससे हुई है। अब यहाँ भी आपको कूट में ही बताना है उत्तर, AD BC या फिर CD या फिर AD। तो बता दो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 24 नंबर का 1 नंबर आएगा, A और B। ठीक है, श्री रामानुज से श्री संप्रदाय से राम भक्ति की सुस्पष्ट शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आता है कि पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आप सभी जानते हैं 25 का होगा। ठीक है, 25 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो 2 नंबर आएगा, चिदम्बरा पर। आगे फिर चलते हैं, नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, अष्टयाम में नवधा भक्ति का वर्णन है, और इसमें ब्रज की बाल लीलाओं का वर्णन है, या यह ब्रजभाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर बंधु यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है 1 नंबर, A और C हमारा करेक्ट है कि अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, और C नंबर है किसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस कवि की है, तो 27 का 1 नंबर है, प्रसाद जी की है। फिर यहाँ पे 2 स्थापना तर्क वाले कथन हैं कि छायावादी कवि सौंदर्य व प्रेम के कवि हैं, और छायावादी युग में आत्म अभिव्यक्ति का प्रयास हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है, तो बंधु यहाँ पर हमारा 28 का 1 नंबर निकल कर आता है, A और दोनों सही हैं, A और R दोनों सही हैं। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, परिभाषा किसकी है, तो 29 का सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर आगे चलते हैं, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है, भारतीय युगीन कवियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर कूट में आपको चयन करना है, तो पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ऑप्शन।
ठीक है। प्रश्न आता है कि इनके द्वारा रचित हास्य व्यंग्य की रचनाओं में उनका हास्य उद्देश्यपूर्ण था। इनके समय में गद्य भाषा में भी रचनाओं की में उन्नति नहीं हुई। इनके काव्य में अवधी भाषा मुख्य थी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासन, अंधविश्वास और रूढ़ियों पर प्रहार किया। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पर हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी करेक्ट है, यह आपने पकड़ लिया। अब आगे आपको फिर पकड़ना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको आगे पकड़ना है कि इनके द्वारा रचित हास्य व्यंग्य की रचनाओं में उनका हास्य उद्देश्यपूर्ण है। तो हमारा ए और डी करेक्ट है। ठीक है, ए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला आता है मुंशी प्रेमचंद की कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है। तो 31 का जो करेक्ट है वो 2 नंबर है, कायाकल्प। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। तो इनमें से कौन सा उपन्यास द्विवेदी युग में लिखा गया था। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है वो है 1 नंबर, अधखिला फूल। अगले आते हैं तो 2 कथन दिए गए हैं। फिर से स्थापना तर्क वाला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाया है और उन्होंने स्वयं कई समस्याओं का दंश झेला था। तो यहाँ पर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ए और आर दोनों सही हैं। आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न फिर आता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सभी जानते हैं यही सच है, मन्नू भंडारी का है। तो ए का हम चौथा देख लेते हैं कहाँ पर है बंधु। ए का चौथा केवल 2 नंबर पर है, तो हमारा यही 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पर प्रश्न है, ये यहाँ पर 2 नंबर हमारा आंसर मेंशन है। आगे जब फिर चलते हैं तो बोलने वाली औरत की लेखिका इनमें से कौन है। जो 35 का करेक्ट आंसर है हमारा वो है 1 नंबर, ममता कालिया। अगला है पंत जी परिवर्तन कविता की निम्न पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ सुख सरसों सुख सुमेरु, अरे जगह है जक्का कंकाल, वृथा रही है अरुण अरुण चित्कार, शांति सुख है उस पार। ठीक है, ये इसको मैंने एक दिन बताया था अपनी PDF में, पैड कोर्स में मैंने इसका जिक्र किया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया कोर्ट में आंसर फिर से लगाना है। अभी NTA के प्रश्न जैसा ये प्रश्न आपको दिख रहा है। ठीक है, 36 का बता दूं जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर वो 2 नंबर निकल कर आएगा, बी और सी निकल कर आएगा। आप एक बार पढ़ लें। जगत में दुख सरसों की भांति है, जगत में दुख सुमोरी की भांति अभिव्यक्त हुई है। ठीक, फिर अगला है जगत में सुख व दुख दोनों अरुण की भांति हैं। तो बंधु बी और हमारा सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। 31 हो गया, 32 नंबर पर चलते हैं। तो 32 नंबर पर छायावाद के प्रमुख कवि उनके कौन कौन से हैं जिन्हें छायावाद का मुख्य स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ पर भी देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके कूट में ही दिए हैं। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो बंधु हमारा 3 नंबर निकल कर आएगा, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी डी यानी तुलसीदास और महादेव वर्मा। अगला प्रश्न फिर आता है, फिर वही सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। तो 38 नंबर का बता दो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो बंधु, वो यहाँ पर 2 नंबर ही होगा। ठीक है, ए का दूसरा नंबर आप मिलान कर लें, पापी यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के, और इसके बाद हम देखते हैं मिलान कर लीजिएगा, बाकी आगे जो भी होगा तो मिलान कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 2 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं स्थापना तर्क के रूप में, उनका आपको चयन करना है। तो भारतेंद्र जी प्रथम नाटककार माने जाते हैं, उन्होंने पहली बार हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है बंधु हमारा वो 2 सही है, ए सही है, आर गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की कालजयी रचना कालिदास में रचनाकाल ने कालिदास के किन काव्यों के पात्रों को आधार बनाया है। तो यहाँ भी देखिएगा कूट में ही विकल्प दिए गए हैं सभी। तो जो बंधु हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 40 नंबर का, वो आता है 4 नंबर ही, मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन यहाँ पर हमारा 4 नंबर करेक्ट है। आगे फिर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ठीक है, 40 का बंधु 2 ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। 40 का 2 ऑप्शन है। नागार्जुन की कालजयी रचना, अच्छा वो हो माफ की, नागार्जुन की रचना कालिदास में रचनाकार ने कालिदास के किन 2 काव्यों के पात्रों, अरे बाप रे, अब समझ में आया मेरे, माफ़ कीजिएगा, मैं पात्र का नाम देख रही थी। यहाँ पर कह रहा है कि कालिदास की जो कालजयी रचना है तो उसमें कौन सी रचना को आधार बनाया गया है कालिदास का। तो यह जो हमारा होगा यहाँ पर ए और सी करेक्ट होगा। ठीक है, रघुवंश और मेघदूत। ठीक है, मलय के आंचल में नामक यात्रा वर्णन किसका है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर है, विद्यानिवास मिश्र का। अगला आता है इनमें से कौन सी रचनाएं धर्मवीर भारती की नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो 42 का करेक्ट आंसर आएगा हमारा वो सी नंबर ही निकल कर आएगा, सी डी, क्योंकि काठ की घंटियाँ
और आत्मजयी, ठीक है, ये दोनों ही किसके हैं, भारती जी के हैं। अगला है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, किसका ये मतलब निबंध है। 43 का तो 3 नंबर करेक्ट है, रामविलास शर्मा की। ठीक है, आगे चलते हैं। विभूषण भिन्न विराजयी कविता वनितामित हमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो 44 का जो करेक्ट है वो 1 नंबर करेक्ट होगा, श्लेष होगा। ठीक है, श्लेष हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे जब फिर चलते हैं तो प्रश्न आता है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने स्वीकार किया है। तो 45 का जो करेक्ट है वो 4 नंबर आनंद वर्धन होगा। अगला है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास युग के विषय में संगत का आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ संगत का चयन करना है, कौन कौन सा होगा, ध्यान से करिएगा आप लोग। तो ये देखो प्रश्न दिखा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट लिया आपने, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट इसका भी आपने लिया होगा। तो कल आपने इसका हमें स्कोर बताना है। ठीक है, ठीक है, कल बताएं कि अभी बताएं आप कमेंट करके, पर इसका स्कोर बंधु आप सबको बताना है ना, कि चाहे तो ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे ही लिख सकते हैं, जब भी आपको लगे, पर इसका उत्तर आप सही बताएंगे क्या होगा। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना ना हो, किंतु जिनको मांझता है वह उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। तो 47 का जो करेक्ट है वो 1 नंबर करेक्ट है, अर्जुन की पंक्ति है ये। अगला है उपन्यासकार मन्नू भंडारी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ये देखिए ध्यान से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऑप्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप में उत्तर बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे उत्तर, सभी से उम्मीद है उत्तर सभी का आएगा। ये प्रश्न आपने देखा, ये उत्तर आपने देखा। ठीक है, दोनों देख लिया। अब इसका जल्दी से अब आप आंसर कमेंट सेक्शन में अभी लिख दें तो और भी अच्छा है। उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित उपन्यास है, कौन कौन सा है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर वो 4 नंबर करेक्ट है। ठीक है, सी और डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आगे है वर्ष 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य के कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल नहीं किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 50 का जो करेक्ट है वो 1 नंबर है, बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो ये 50 प्रश्न आपके हो गए। ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न दिखा देती हूँ कि कितने उम्दा प्रश्न इसमें किए गए हैं, बहुत बढ़िया इसमें प्रश्न हैं। जैसा प्रश्न आपके एनटीए पूछते हैं, जितने प्रश्न जैसा पूछते हैं, कूट वाले जितने, और फिर इसके बाद सही जोड़ी मिलान करना, फिर इसके बाद विकल्प आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और आचार्य शुक्ल के इतिहास से भी कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बड़ा बढ़िया है। यहाँ नीचे मैंने क्या रखा है, ये भी मैंने पढ़ाने के लिए रखा है ताकि मुझे दिक्कत ना हो बार बार। तो ठीक है, प्रश्न बहुत बहुत मित्रों, ये प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।